नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, देख लिया है राइट। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है कौन सा, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम राइट। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, यहां पे हम इसको सीखेंगे। और एनएलएम में जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीख रहे थे वहां का एक और क्वेश्चन पेंडिंग है जो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे राइट। वहां पे भी इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन आता है, पूछने को कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि तुमने ये देख लिया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलमोस्ट हर जगह पे तो यूज कर ही सकते हैं राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंस हर जगह पे यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन वहां भी पूछ सकता है, कोलिजन भी पूछ सकता है, और यहां पे कौन सा टॉपिक है ये राइट, सेंटर ऑफ मास, यहां भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हमें देखना है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम पहले क्या करना है समझ लेना, जरूरी नहीं कि बिल्कुल रिवर और बोट ही रहे। रिवर बोट प्रॉब्लम सिंपल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम बोट रखेंगे किसमें, पानी में, तो उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या है, जीरो राइट। फ्रिक्शन अगर जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इसको बोल दिया गया है रिवर बोट प्रॉब्लम। पर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रिवर और बोट ही रहे। करना कैसे है वो समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, एग्जांपल लिया, और एग्जांपल इस तरह से ले लिया है कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर रहेगा तभी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर में हमने क्या रखा है, इस तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, प्लैंक रखा हुआ है। अब ये गिवन है कि जो प्लैंक है इसका मास गिवन है, लेट से ये मास है 30 kg का, तो एक लकड़ी का टुकड़ा है 30 किलोग्राम का, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ दे दिया 10 मीटर, और इसके ऊपर में एक पर्सन खड़ा हुआ है राइट। लेट से इस पर्सन का जो मास है ये है 50 किलोग्राम राइट, ये है 50 किलोग्राम। अब समझो जरा थोड़ा सा, क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि अगर ये पर्सन चलते हुए क्या करता है, प्लैंक के दूसरे एंड में जाता है, यहां तक पहुंचता है, तो जो प्लैंक है वो अपनी जगह से कितना पीछे आ जाएगा। और सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई जो प्लैंक है वो पीछे क्यों आएगा राइट। सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ क्यों आएगा। तो रीजन सिंपल है कि पहले सिर्फ और सिर्फ प्लैंक की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ प्लैंक की बात करेंगे तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा राइट। जहां पे पर्सन खड़ा हुआ है, सिर्फ पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यहां सेम लाइन इसी तरह से। तो हम कहेंगे कि भाई पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां है, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं अज्यूम कर सकते हैं भाई, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है, तो यहां कहीं अज्यूम कर सकते हैं। अब समझना है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लाइन ये हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब जब ये पर्सन चलना शुरू करेगा राइट, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हर चीजों को क्या करना है, देखना है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है राइट। बाहर से अगर हम देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इन पे एक्सटर्नल फोर्स ये ग्राउंड ही क्या कर सकता था, लगा सकता था, वो फ्रिक्शन फोर्स है। पर यहां पे ग्राउंड इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब हमने ये सीखा हुआ है कल की क्लास में कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो सेंटर ऑफ मास अगर शुरू में रेस्ट में था तो बाद में भी, और अगर शुरू में मूव कर रहा था तो बाद में भी उतनी ही वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। हमने बोला कि हमारे इस केस में सेंटर ऑफ मास शुरू में क्या है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहने का मतलब जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए। बट ये पर्सन किधर जा रहा है, आगे जा रहा है भाई। अगर ये पर्सन आगे जाएगा तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां है, पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां है, ये जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट होगा ये भी तो शिफ्ट हो जाएगा राइट। हमने 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम में यही देखा था कि उनका सेंटर ऑफ मास एक जगह पे, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को तुम क्या कराओगे, मूव कराओगे, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां पे, पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां पे, आदमी चलता जा रहा है, तो ऐसे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। बट हमारी थ्योरी ये बोलती है कि सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कराने के लिए फोर्स कहां से लगना चाहिए, बाहर से, लेकिन इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा, और उसको यहां रखने के लिए प्लैंक को क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। लॉजिक सीधा है कि अगर ये आगे जाएगा तो ये क्या आएगा, पीछे आएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहे। इतना तक तो हमने क्या कर लिया, ऑलरेडी सीख लिया कि प्लैंक पीछे आएगा। अब क्वेश्चन है कितना पीछे आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लिया। मान लिया कि प्लैंक अपनी जगह से कितना पीछे आ गया, एक्स पीछे आ गया राइट। मान लिया मैंने इस तरह से अज्यूम कर लिया कि भाई जो प्लैंक है वो अपनी जगह से एक्स पीछे आ गया राइट। पहले यहां पे था, अब यहां पे है, मतलब ये अपनी जगह से एक्स पीछे आ गया, और इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी, निकालनी है
राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब प्लैंक पीछे आया है तो समझो, राइट, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। पर्सन चलते 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 कहां पहुंच चुका है, राइट, दूसरे एंड में। तो पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां पे, तो एक सेंटर ऑफ मास यहां है, दूसरा यहां है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां हो सकता है। ये इस तरह से पीछे आएगा कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे, ध्यान रखना है ना। अब हमें देखना है कि भाई ये कितना पीछे आया। तो एक चीज समझना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये आदमी अगर प्लैंक नहीं फिसलता तो कायदे से कितना आगे जाता, 10 मीटर। खुद इमेजिन करो कि भाई ये प्लैंक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर ये प्लैंक ना फिसले और मैं चाहता हूं दूसरे छोर पे जाना, तो मैं कितना चलूंगा, 10 मीटर चलूंगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं 10 मीटर आगे पहुंच गया। बट अब दिक्कत क्या है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे ये भी तो पीछे फिसल रहा है। अगर ये x इसको पीछे लिया है तो ये पर्सन क्या सच में 10 मीटर पहुंच पाया है? 10 मीटर पहुंचता पर x पीछे आ गया, तो कायदे से कितना आगे पहुंचा है, 10 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, राइट। इमेजिन करो वही एस्केलेटर वाला कहानी, तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर वो तुमको नीचे की तरफ ला रहा है, उल्टा चढ़ रहे हो तुम, लेकिन तुम जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर तो पीछे आ रहा है। अगर तुम 10 मीटर ऊपर चढ़ो और 3 मीटर वो नीचे आ गया तो अपनी जगह से तुम कितना डिस्प्लेस हुए, 7 मीटर ही तो डिस्प्लेस हुए कायदे से। तो सेम कहानी यहां पे है ना। ये बेचारा चलता 10 मीटर पर उसको प्लैंक x पीछे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, राइट, इस तरह से। अब यहां पे हमें क्या करना समझना है, हमने ऑलरेडी क्या किया है, सीखा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इफ, अगर ऐसा हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रिप्रेजेंट करेगा कि भाई सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट ही 0 होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट 0 होना चाहिए। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। हमें पता है कि अगर dr सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट अगर ना हो तो m1 प्लस m2 भी इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0, राइट। m1 प्लस m2 भी इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा, m1 dr1 प्लस m2 dr2 इज इक्वल टू, सीधा सही है, राइट। इनका जो वेक्टर सम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0। हम यहां से समझ सकते हैं, राइट। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर एक डायरेक्शन को तुम प्लस ले रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, राइट। एक डायरेक्शन को प्लस तो दूसरे डायरेक्शन को माइनस। तो या तो तुम ऐसे यूज करो m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 प्लस m4 dr4 इज इक्वल टू 0, और उनमें साइन का ध्यान रखो। साइन का ध्यान मतलब जो राइट हैंड साइड जा रहा है अगर उसको प्लस ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या तो तुम जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड जा रहा है उसको एक तरफ लिखो और जो दूसरी तरफ मूव कर रहा है उसको दूसरी तरफ लिख दो, वो भी तो हो सकता है। अगर मान लो मैंने बोला कि भाई मैं इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर रहा, राइट, मान लो मैंने इसमें बोला कि भाई साइन कन्वेंशन यूज कर रहा, तो यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो तुम चाहो तो ऐसे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम चाहो तो एक साइड जो मूव कर रहा है उसको इधर लिखो और दूसरे साइड जो मूव कर रहा है उसको दूसरे साइड लिख लो। तो हम इसमें चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग साइन, अगर मैं इसमें क्या करूं, साइन यूज कर लूं, तो मुझे कायदे से इसको क्या लिखना चाहिए, माइनस। और अगर माइनस लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं m1 dr1 इज इक्वल टू m2 dr2। मेरे हिसाब से ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, तरीका दोनों वही है पर मेरे हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि राइट हैंड साइड जो मूव कर रहा है उसको एक तरफ और लेफ्ट हैंड साइड जो मूव कर रहा है उसको दूसरी तरफ, और यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, तीसरा होता जो इधर मूव करता तो प्लस m3 dr3, राइट, ऐसे लिखते जाते हैं। अब देखो जरा इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं m1 की वैल्यू हमने ले ली कितनी, 30 किलोग्राम, राइट। m1 की वैल्यू हमने ले ली 30 किलोग्राम, और उसके लिए dr1 कितना है, राइट, कितना मूव किया है, x। क्या मुझे अब साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, नहीं, मैंने लिखा ना बाय यूजिंग साइन, साइन कन्वेंशन को यूज करने से ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मूव करने वाले को एक तरफ लिखो, राइट हैंड साइड मूव करने वाले को दूसरे साइड लिख लो, है ना। अब साइन वाइन यूज करने की जरूरत नहीं, अगर तुम इसको यूज करोगे तब तुम्हें साइन यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? अगर मान लो कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां तक सारी चीजें भूल लो, सिंपल ये फॉर्मूले याद रखो, एक साइड वाले जो राइट हैंड मूव कर रहा है उसको इधर लिखो, है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर m2 क्या लिखेंगे हम, 50 kg, तो इसको लिख दिया हमने 50 kg,
और dr2 कितना है? वेरी गुड, राइट। ये एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना शिफ्ट हुआ है? 10 माइनस एक्स। जाना चाह रहा था 10, एक्स वापस आ गया, तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो है 10 माइनस एक्स। बस यहां से हमें सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 10 माइनस एक्स। तो ये कितना देगा? 500 माइनस 50x। ये इधर आ जाएगा तो कितना? 80x इज इक्वल टू 500। तो ये कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/8 मीटर, राइट। तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहां से। इतना क्या हुआ? ये शिफ्ट हुआ है पीछे साइड। क्लियर है ये? तो इतना कौन शिफ्ट हुआ है? प्लैंक पीछे के साइड। भूल के भी गलती मत करना बेटा। अगर कल को क्वेश्चन दे दे कि बताओ पर्सन कितना शिफ्ट हुआ है, तो पर्सन की शिफ्टिंग एक्चुअली कितनी है? 10 माइनस एक्स, राइट। तो 10 माइनस एक्स का आंसर देना है। ध्यान रखना है किसका पूछा हुआ है। हमने निकाला प्लैंक का है, राइट। इसको एक्स पीछे मानते हुए, पर जरूरी थोड़ी है, ये भी पूछ सकता है कि पर्सन एक्चुअली अपनी जगह से कितना शिफ्ट है। तो इस तरह से हमको क्या करना है? क्वेश्चन करने ऐसे। क्लियर है ये? चलो इसको लिखो, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। देखो, लेट्स से हमने ये बोला कि भाई यहां पे क्या है? रिवर है और इसके ऊपर क्या है? एक बोट डला हुआ है, राइट। एक बोट है, राइट। रिवर बोट प्रॉब्लम जनरली इसीलिए बोला जाता है कि इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, राइट। मान सकते हैं कि फ्रिक्शन यहां पे क्या है? नेग्लिजिबल है। अब इसमें बोला हुआ है जो बोट है इसका मास है 200 किलोग्राम, राइट, 200 केजी। और जो बोट की लेंथ है ये गिवन है 10 मीटर। अब क्वेश्चन ऐसा है कि बोट के एक्सट्रीम एंड्स पे, बिल्कुल दोनों एंड पे 2 पर्सन खड़े हुए हैं, राइट। ये ए और इसका मास गिवन है 30 किलोग्राम। इसी तरह से यहां पे दूसरा पर्सन है बी और इसका मास गिवन है m2 इज इक्वल टू लेट्स से 60 केजी। अब क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों पर्सन जो हैं वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलते हैं। मतलब ये हो जाएगा कितना? 5 मीटर। दोनों क्या करते हैं? इस तरह से मूव करते हैं और एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलते हैं। क्वेश्चन है कि जो बोट है वो अपनी जगह से कितना मूव करेगा, कितना डिस्प्लेस होगा अगर दोनों क्या करते हैं? मिड पॉइंट पे मिलते हैं, तो है ना। चलो करो। देखो अब इसमें क्या है? दो पर्सन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। पर्सन ए जा रहा है किधर? राइट में, और पर्सन बी जा रहा है किधर? लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? राइट, बी के अकॉर्डिंग। सिंस इसका जो मास है वो क्या है? ज्यादा है, राइट। जब ये आगे जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग पीछे आना चाहिए, और ये आगे जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए। लेकिन इसका मास क्या है? कम है। तो यहां पे जो जिसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो कौन है? 60 की जगह। जब ये मूव करेगा तो बोट क्या आएगा? पीछे की तरफ आएगा। तो लेट्स से जो बोट है वो अपनी जगह से x डिस्प्लेस हो गया, राइट। मान लिया कि जो बोट है वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो गया है? x डिस्प्लेस हो गया इस तरह से। तो बोट आ गया है यहां तक, राइट। ये हुआ है डिस्प्लेस x। अब मुझे क्या करना है? देखना है कौन किधर डिस्प्लेस हुआ है। तो पहले मैंने क्या किया? लिखा कि ऐसे जो क्या कर रहे हैं इधर राइट हैंड साइड क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस हो रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि ये डायरेक्शन हमारा क्या है? राइट। तो सबसे पहले मैं एक तरफ लिख रहा उनको जो जिधर किधर डिस्प्लेस हो रहे हैं? राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा बोट m1, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? राइट, 200 किलोग्राम, राइट। ये हो जाएगा 200 किलोग्राम। और इसका dr1 कितना हो जाएगा? x के बराबर। इसी के साथ जो ये है लेट्स से m3 लिख दिया हमने, ये भी किधर मूव कर रहा है? राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे m3 इज इक्वल टू कितना? 30 किलोग्राम। और इसका मूवमेंट कितना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 5 + x। अगर बोट रुका होता तो भी ये कितना आगे जाता? 5 मीटर। लेकिन बोट उसको x आगे और लेके जा रहा है, तो इसके लिए जो dr3 लिखेंगे वो हो जाएगा कितना? 5 + x मीटर। ये है जो किधर मूव कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा लेफ्ट की तरफ जो मूव कर रहा है वो लिख रहे हैं हम क्या? m2 जो कितना है? 60 kg। और dr2 कितना हो जाएगा? 5 - x। कायदे से आगे जा रहा है 5, पर x पीछे भी तो आ रहा है, तो कितना आगे पहुंच पाया?
5 माइनस एक्स। अब हम यहां पे लिखेंगे भाई, एक तरफ लिखेंगे जो राइट हैंड साइड मूव करे, एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड मूव करे, तो ये हो जाएगा क्या 200x प्लस 30 इंटू 5 प्लस एक्स, और इधर पे हम लिखेंगे कितना 60 इंटू 5 माइनस एक्स। तो ये हो गया 200x प्लस 150 प्लस 30x इज इक्वल टू 300 माइनस 60x। पूरे x वाले टर्म को एक साइड ले आओ, तो ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 290x, और इसको उधर ले जाओ तो 300 माइनस 150 कितना, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 डिवाइड बाई 29 मीटर। राइट, ऐसे हमें क्या करना है इसको देखना है। क्लियर है ये? चलो लिखो इसको भी, ध्यान दो यहां पे क्या लिखा हुआ है। देखो, लेट्स से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है। राइट, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। राइट, तो जो सरफेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस। अब इसमें गिवन है कि ये वाला जो साइड है ये है 5 मीटर, और जो एंगल है वो है 37 डिग्री, और साथ ही साथ बोला हुआ है कि ये जो हमारे पास क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, ये लेट्स से दिया हुआ है 5 किलोग्राम का। अब इसके टॉप पे एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली क्या है रेस्ट में। क्वेश्चन है कि अगर हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो कुछ ये जो है ये ब्लॉक क्या आएगा, पीछे की तरफ फिसलेगा, सिंस कोई फ्रिक्शन है नहीं इसको रोकने के लिए। तो क्वेश्चन है जो इंक्लाइंड प्लेन है वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस होगा। राइट, तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस होगा, ये तुमको क्या करना है, निकालना है। चलो निकालो। तो इसको भी कैसे सॉल्व करें, जैसे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। राइट, कि ये आगे जा रहा है और ये क्या आएगा पीछे आएगा। तो मेरा एक डाउट है, डाउट ये है कि सेंटर ऑफ मास तो तब मूव नहीं करता जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, mg नहीं लग रहा क्या? तो फिर कैसे लगा लिया तुमने वही कॉन्सेप्ट? मतलब मेरा डाउट ये है कि इसमें तो क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, और mg इसके लिए क्या है एक्सटर्नल फोर्स। भाई इन दोनों से तो बाहर से लग रहा है, तो अगर mg इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तो सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए। क्या बेटा, कौन मूव नहीं कर रहा? ये तो mg की वजह से ही नीचे आ रहा है ना मुझे। y एक्सिस में फोर्स लग रहा है, y एक्सिस में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर y एक्सिस में फोर्स, y एक्सिस कहने का मतलब यहां पे वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में फोर्स लग रहा है, और इसका मतलब है कि वर्टिकल एक्सिस में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, मूव करेगा। राइट, वर्टिकल एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट हमें क्या निकालना है कि भैया हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेस हुआ, और हॉरिजॉन्टल एंगल में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किसी टाइप का कोई फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नेट फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लेट्स से अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, तो नेट सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे अज्यूम करो। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा पीछे, तो सेंटर ऑफ मास धीरे 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 क्या मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कहीं मूव नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो वही इस तरह से। राइट, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब ये आगे जाएगा तो ये क्या आएगा, पीछे आएगा। लेट से कितना पीछे आ जा रहा है अपनी जगह से, x पीछे आ जा रहा है। राइट, मान लिया कि भाई ये x पीछे आ जा रहा है, ये वाला जो इसका लेंथ था ये कितना होगा 4 मीटर, निकाल सकते हो। ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 cos 37, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब हमें क्या करना है, देखना है कि भाई राइट हैंड साइड कौन मूव कर रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो m1 है वो क्या है 1 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कायदे से जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस 4, पर x पीछे आ गया है तो 4 माइनस x। इसी तरह से m2 कितना है 5 kg, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है x। तो हम लिख सकते हैं m1 dr1 इज इक्वल टू m2 dr2। तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस x, और राइट हैंड साइड लिखेंगे क्या 5x। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 6x, तो x की वैल्यू
2/3 मीटर। क्लियर है ये? इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कर लो इसे भी जल्दी से, कर ले इसे। असल में बेटा यहां भी जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम थोड़ा सा एक स्टेप क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। इसमें हमने बोला कि जो 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो अपनी जगह से कितना आगे गया है, 4 - x, और जो इंक्लाइन प्लेन है वो अपनी जगह से कितना पीछे गया है, x। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अज्यूम करो कि यही डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में हुआ होता, राइट? जो ब्लॉक है वो 4 - x ही आगे जाता लेकिन 1 सेकंड में, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो x पीछे आता लेकिन 1 सेकंड में। तो यही क्या कहला जाता, वेलोसिटी। मतलब इन्हीं को, सिमिलर कॉन्सेप्ट को मैं पर सेकंड अज्यूम करते हुए कहां पे लगा सकता हूं, वेलोसिटी में लगा सकता हूं। भाई यही डिस्प्लेसमेंट अगर पर सेकंड हुआ होता तो जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट है कि ये आगे जा रहा है x, ये जा रहा है 10 - x, ये जा रहा है 5 + x, तो यही क्या कहला जाती इनकी, वेलोसिटी। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को मैं कहां यूज कर सकता हूं, वेलोसिटी में भी, राइट? इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में भी यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, सिंस हमें पता है कि यार एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, और m × v क्या है, मोमेंटम ही है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को जहां जहां डिस्प्लेसमेंट है उसको तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, वेलोसिटी भी अज्यूम कर सकते हो, ये मानते हो कि पर सेकंड के लिए दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन को हम एक्सटेंड करके, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके वेलोसिटी में लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन बढ़िया है, वो भी तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन लिखना है, अ पर्सन ऑफ मास 80 किलोग्राम, a person of mass 80 kilogram is standing on a trolley, of 320 kg, full stop. Trolley rests on a frictionless floor. Trolley rests on a frictionless floor. If the person starts walking on the trolley, with 1 meter per second, then his displacement in 4 seconds will be, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलो ट्राई करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन बन गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से, अगर तुम इससे पहले वाले क्वेश्चन से फैमिलियर हो, वो कंफर्टेबल लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान के चलो सिर्फ ये 1 है, 1 मीटर पर सेकंड भूल जाओ। इसको मान के चलो कि यार आदमी गया 1 आगे, यूनिट आगे पहुंचा, तो एक्चुअल में कितना आगे जाएगा, क्योंकि जो ट्रॉली वो पीछे आएगा, तो उससे लेके सॉल्व करना शुरू करो, है ना। ये मान के चलो कि जो 1 है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं सेम क्वेश्चन देता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, सेम क्वेश्चन देता, 320 किलोग्राम का एक ट्रॉली है, राइट, 80 किलोग्राम का एक आदमी, मैं 80 किलो का नहीं हूं, हाइपोथेटिकल कोई इंसान 80 किलोग्राम का यहां पे खड़ा हुआ है, अगर वो 1 मीटर आगे जाता तो ट्रॉली कितना पीछे आया, क्या ये क्वेश्चन देता तो निकाल लेते, राइट। अब यही पर सेकंड हो रहा है, यही क्या हो रहा है, पर सेकंड हो रहा है, समझ में आया। तो ऐसे तुमको ये पता चल जाएगा कि जब ये आदमी 1 मीटर आगे गया है तो ट्रॉली पीछे आया कितना, 0.2 मीटर। तुम सॉल्व करके देखो, मैं अभी बताऊंगा। ट्रॉली पीछे आया कितना, 0.2 मीटर। तो ये आदमी वास्तविकता में, एक्चुअल में कितना आगे पहुंचा है, 0.8। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखो कि भाई ये चला कितना, 1 मीटर आगे, तो ट्रॉली पीछे आ गया 0.2, तो ये सच में कितना आगे पहुंच पाया, 0.8। ठीक, यह क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यही दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि क्या है, वेलोसिटी। यही क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब है
आदमी की वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकंड में कितना, बस खत्म है ना। देख लो जिनको हवा में समझ में नहीं आ रहा है, बस ये समझना है कि क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल वही है, एक्स की जगह पे वी लिख रहा और कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल वही है, बस एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, वी। तो इस तरह से दिया हुआ है राइट कि हमारे पास क्या है, लेट से एक ट्रॉली है इस तरह से जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा हुआ है, राइट, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। इसका मास कितना गिवन है, 320 किलोग्राम, राइट। यहां पे एक आदमी है, इसका मास कितना है, 80 किलोग्राम, और ये आगे जा रहा है कितनी से, 1 मीटर पर सेकेंड से। जब ये 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा तो भैया ट्रॉली भी तो पीछे आएगा, लेट से कितने से, v से, कितने से, v से। क्या मैं सेम ऐसे नहीं बोल सकता था कि आदमी 1 मीटर आगे गया और ट्रॉली x मीटर पीछे आ गया, मैं कह सकता था। अब मैं बोल रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और ये v से पीछे आ रहा है। अब मुझे सिर्फ देखना है कि राइट हैंड साइड की तरफ, राइट, राइट हैंड साइड की तरफ देखना है। राइट हैंड साइड में m1 क्या लिखूंगा मैं, 80 किलोग्राम, राइट, और वेलोसिटी कितनी लिखूं मैं इसकी, वेलोसिटी कितनी लिखूं मैं, 1 माइनस ई। ये वेलोसिटी किसकी है, इस आदमी की, है ना। जिनको नहीं आया फिर से समझो, अगर आदमी 1 मीटर आगे जाता और ट्रॉली x पीछे आ जाता तो सच में कितना आगे पहुंचा, 1 माइनस एक्स, बस x की जगह पे v लिखा है मैंने और कुछ नहीं है, राइट। इसी तरह से तुमको क्या करना है, देखना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड कौन जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन जा रहा है, ट्रॉली 320 kg का, और कितनी वेलोसिटी से, v से। बस इससे पहले यही था कि भाई x पीछे आ गया था, ऐसे देख सकते हो। अब लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, 80 इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू 320 इंटू वी। तो बेटा ये आया 80 माइनस 80v इज इक्वल टू 320v। इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400v इज इक्वल टू 80, तो v की वैल्यू आएगी कितनी, 8/40, मतलब 1/5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आया है जिससे ट्रॉली क्या आएगा, पीछे आएगा, राइट। ये वो वेलोसिटी जिससे ट्रॉली पीछे आएगा। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेचारा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर ट्रॉली खुद पीछे आ जा रहा है 1/5 से, तो एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 1 माइनस वी से। तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5 मीटर पर सेकेंड। तो पर्सन की जो एक्चुअल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, 4/5 मीटर पर सेकेंड। तो उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो 4/5 इंटू 4, 16/5 कितना आएगा, 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। अगर तुमको इसमें दिक्कत जा रही है, तुमको लगा सर डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, तो एक काम करो, 4 सेकंड सब में पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, और उससे सॉल्व कर लो। पर उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या क्या देखा है, बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है, वेलोसिटी भी देखना है, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ही है ना। क्वेश्चन यही तुमसे पूछता, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्वेश्चन यही तुमसे पूछता कि भाई पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 4/5, राइट। ट्रॉली की स्पीड कितनी है, 1/5। क्वेश्चन यही पूछता, बट एक एक्स्ट्रा पूछ लिया है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है बेटा। इनके आने के चांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत लोग उसको रटा लेते हैं, कभी कुछ आंसर ला रहे, कभी कुछ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। और ये भी प्रूफ है, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहां पे नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा एनएलएम में, राइट। ये क्वेश्चन एनएलएम में, पर तुमको खुद अब ये रियलाइज हो गया है कि जब से हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक सब इंटरकनेक्टेड से। अगर एक जगह पे हम टॉपिक को सही से समझ ले तो हम उसको और ज्यादा यूज कर सकते हैं। समझो बेटा, जहां जहां डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुमने सीखा है, पर सेकंड जब भी इमेजिन करोगे वही चीज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। जहां जहां वेलोसिटी इमेजिन किया है उसी वेलोसिटी को एक एक सेकंड के लिए अगर देखोगे तो वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पर सेकंड नहीं, एक एक सेकंड के लिए, तो वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आना है। ये हमारा क्या, कंप्लीट सेंटर ऑफ मास। कल से हम शुरू करने वाले हैं सबसे बेस्ट। क्यों सबसे बेस्ट? इसका एक कारण है, ऐसे सारे टॉपिक जो सबको टफ लगते हैं वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आसान टॉपिक को तो बेटा सब कर रहे हैं,
आसान टॉपिक को, इजी टॉपिक को एनएलएम में खूब पढ़ रहे हैं, खूब इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहे हैं, राइट। जो इजी सा टॉपिक है वो खूब, काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट सब पढ़ रहे हैं, पहला है तो पढ़ाता ही कोई भी, पर ऐसे टॉपिक जो एक्चुअल में टफ हैं उनको सब लोग छोड़ रहे हैं। और वही में तुम्हारा क्या रहेगा, यूएसपी रहेगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो तुम्हारा मेन पॉइंट रहना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आए जिसको बाकी लोग टफ मानते हैं, तो बेटा जितना क्वेश्चन आएगा उतना तो देख के छोड़ देंगे। और ऐसी जगह पे तुमको क्या करना है, महारत हासिल करनी है। क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, चाहे क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का हो, चाहे एसएचएन का हो, चाहे वेग का हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का हो, ये सारे टॉपिक बहुत ही बढ़िया और अच्छे खासे। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बढ़िया टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको आसान लगता है, उसका एक कारण है 11th कोई पढ़ा नहीं है। पहली बार सीधा फिजिक्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th बोर्ड होता है, तो जब कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आसान ही लगता है, बट ऐसा है नहीं। मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से कभी आसान क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमेशा अच्छे क्वेश्चन आए। फ्लूइड मैकेनिक्स से फिर भी वो आसान पूछ लेगा, राइट। रोटेशनल से फिर भी इजी पूछ लेगा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सारे, अगर तुम पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, सारे अच्छे क्वेश्चन है, महीना भर लगता है हमको उसको कंप्लीट करने में। ऑप्टिक्स से बिल्कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो बहुत अच्छे से पूछ लेगा, साइन कन्वेंशन में घूम जाओगे 3 बार। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ऐसे टॉपिक को तो एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखना है। भैया कंपटीशन से बाहर निकलना है तो कुछ अलग, भीड़ तो बाकी सब कर ही रही है, सबको वो पता है कि हाँ बायो सबको आसान लगता है, सब बायो में टूट पड़े हैं बिल्कुल, है ना। फिजिक्स में आसान आसान टॉपिक सब कर रहे हैं, बट तुमको वो भी करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो रोटेशनल मोशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रोटेशनल मोशन में भी जो पहला टॉपिक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, 70% वेटेज उसी का है। 70% जेई वाले तो पगला जा रहे हैं, भगवान जाने क्या है। पिछले अभी 2 या 3 साल पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 2-2, 3-3 क्वेश्चन डाल दिया। पूरे रोटेशनल की बात मैं नहीं कर रहा, रोटेशन का एक पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, से 2-2, 3-3 क्वेश्चन डाले हुए। रोटेशनल मोशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉर्क के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है उसके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, नीट में आ रहे 2-2 क्वेश्चन ऐसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक वो है कि जितना इंटीग्रेशन मैंने तुमको क्या है सिखाया हुआ है, एक बार प्लीज पढ़ के आ जाना उसको, तभी वो समझ में आएगा। तुम अगर याद रहे, अगर तुमको याद हो तो इंटीग्रेशन के टाइम पे एग्जांपल्स भी मैंने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थे, एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज करके आना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है ये? चलो, तो ये हमारा है पूरा सेंटर ऑफ मास। हमारे पास पूरा समय है, पेपर क्या करना है डिस्कस करना है।